Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. So today we are going to talk about respiratory pathology. तो respiratory pathology में हम बेसिक्स कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या हैं, ट्रेकी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंसेप्ट जो है हमारे पास ये हैं कि ये ट्रेकिया डिवाइड हो जाते हैं इनटू लेफ़्ट एंड राइट ब्रोंकाई, ठीक है। तो जो हमारे पास राइट ब्रोंकाई है उसका डायमीटर ज़्यादा है और जो लेफ़्ट ब्रोंकाई है उसका डायमीटर कम है। इसके अलावा हमारे पास जो राइट ब्रोंकाई है वो ट्रेकिया के साथ ज़्यादा एलाइन करता है। इसका मतलब ये है कि ट्रेकिया हमारे पास क्या है, वर्टिकल है, ठीक है। तो जो हमारे पास राइट ब्रोंकाई है वो ज़्यादा वर्टिकल होगा एज़ कम्पेयर टू व्हाट, एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट ब्रोंकाई। इसका जो हॉरिजॉन्टल कैरेक्टरिस्टिक है वो ज़्यादा होगा, इसका जो वर्टिकल कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। यानी जो हमारे पास राइट ब्रोंकाई है ये क्या है, हमारे पास राइट ब्रोंकाई, और ये जो है हमारे पास लेफ़्ट ब्रोंकाई है। तो ये ज़्यादा वर्टिकल होगा। इसके अलावा इसका डायमीटर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स हमारे पास क्या है, लंग है, राइट लंग। ये हमारे पास क्या है, लेफ़्ट लंग है। डोंट कंसंट्रेट ऑन एनाटॉमिकल डायग्राम्स, इट इज़ जस्ट फिजियोलॉजिकल डायग्राम। तो हमारे पास जितने फॉरेन बॉडीज़ हैं, जो डेंजरस पार्टिकल्स हैं, जो वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज़ हैं, वो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि आया वो लेफ़्ट लंग को ज़्यादा डैमेज करेंगे या राइट लंग को। तो यहाँ पर जो है ना, आपको क्या लगता है कि किस लंग को यहाँ पर ज़्यादा डैमेज करेंगे? हमारे पास जो है राइट लंग ज़्यादा डैमेज होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसकी वजह ये है कि यहाँ पर एक तो ये है कि जहाँ पर डायमीटर ज़्यादा हैं तो जो फॉरेन बॉडीज़ आते हैं वो यहाँ पे जो है इजीली ज़्यादा पास हो जाएंगे, और यहाँ पर जो है कम, क्योंकि यहाँ पर उसके लिए एरिया कम है, यहाँ पर उसके लिए इन चीज़ों के लिए एरिया ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि ये ज़्यादा वर्टिकल है, तो ज़ाहिर सी बात है कि जो चीज़ ऊपर से आता है वो ज़्यादा वर्टिकल चीज़ के अंदर जाएगा, वर्टिकल पाइप के अंदर जाएगा। जो यहाँ पर हमारे पास क्या है, बियोलॉजिकल पाइप हैं, वो क्या हैं, ब्रोंकाई हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, ग्रेविटी की वजह से हमारे पास जो ज़्यादा इफेक्टेड होगा वो हमारे पास क्या होगा, लोअर लोब। सो वेंटिलेशन, परफ्यूजन, राइट लोअर लोअर लोब इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय दीज फॉरेन बॉडीज़। तो जो हमारे पास फॉरेन बॉडीज़ होंगे वो राइट लोअर लोब, राइट क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ब्रोंकाई की वजह से। लोअर का मतलब कि यहाँ पर ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर वेंटिलेशन लोअर लोब पे जाएगी। हाँ, यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास क्या है, लंग एब्सेस जो होते हैं। बेसिक्स कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो हमारे पास क्या है, लंग एब्सेस जो होते हैं, फूड पार्टिकल्स जो होते हैं, फूड पार्टिकल्स की वजह से होता है लंग एब्सेस, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, एनहेरोब्स की वजह से हो सकता है, ठीक है, एनहेरोब्स भी काज कर सकते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हमारे पास लंग एब्सेस काज करते हैं। अगर ये ओल्ड एज पर्सन में जो है हमारे पास एब्सेस होगा तो हमारे पास क्या होगा, कैंसरस एब्सेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक हिस्टोलॉजिकल लिंक यहाँ पर जो है हम लाते हैं कि जो हमारे पास क्या हैं, ईयर वे जो होते हैं, ईयर वे जो हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो लाइनिंग है वो कौन से एपिथेलियम पे मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये क्या हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड Pseudo-stratified ciliated squamous epithelium. striated columnar, Ciliated columnar epithelium. Yes, not epithelium. Pseudo stratified ciliated columnar epithelium. It is lining the respiratory pathway. Okay. Yes. तो हमारे पास जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होगा उसके ऊपर जो हमारे पास
लाइनिंग होगा एपिथेलियम का, वो क्या होगा, सूडो स्ट्रेटिफाइड। ये स्ट्रेटिफाइड होगा लेकिन सूडो होगा। सूडो का मतलब है कि कहीं भी वो क्या होगा, ज़्यादा होंगे कभी कम होंगे, ठीक है। सिलिएटेड का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर सीलिया मौजूद है। कॉलमनर का मतलब क्या होता है कि कॉलम शेप होंगे और एपिथेलियम, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास क्या हैं, एक एक्सेप्शनल केस आता है कि हमारे पास जो ओकल कार्ड्स होते हैं जिनको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जो साउंड प्रोडक्शन में मदद देते हैं, बल्कि साउंड प्रोडक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस, उनको हम क्या कहते हैं, ओकल कार्ड्स। ये सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम ये हमारे साथ एयरवे के फर्स्ट लेयर है। हाँ, तो इसके हमारे पास क्या है, इसके बाद वोकल कार्ड जो हैं ये एक एक्सेप्शनल केस हैं। ये सिर्फ इसी ही जगह पे हमारे पास ये वाला एपिथेलियम नहीं होगा जो हमने ऊपर डिस्कस किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फिर कौन सा एपिथेलियम होगा, यहाँ पर होगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन ओकल कार्ड। इन ऑल अदर पार्ट ऑफ द respiratory system we have pseudostratified ciliated columnar epithelium. Cilia are present. In vocal cord cilia are not present because they are main role in formation of a sound. तो इसके बाद हमारे पास क्या है, ये जो सीलिया होते हैं, सीलिया रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है सिंपल, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास क्या है, इस रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो एपिथेलियम होता है इसके ऊपर क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, ठीक है। ये सीलिया जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, इसका इन सीलिया का काम है कि यहाँ पे जो म्यूकस ग्लैंड रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं, ये ग्लैंड म्यूकस पैदा करते हैं, ठीक है। और ये म्यूकस यहाँ पे आ जाता है ल्यूमन के ऊपर, ल्यूमन के अंदर आ जाता है, ठीक है, यानी रिस्पायरेटरी एपिथेलियम के ऊपर ये मौजूद होता है। अब सीलिया क्या करता है, सीलिया ये ल्यूम जो हमारे पास म्यूकस होता है, इस म्यूकस को ऊपर ले जाने में मदद देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि सीलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ म्यूकस टू द अपर पार्ट, और फिर हम इसको क्या करते हैं, एक्सपेल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो एल्वियोलाई के अंदर हमारे पास जो मैक्रोफेजेस हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में किरदार अदा करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आखिरी, लेट्स हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास आखिरी ब्रोंकियल हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी ब्रोंकियल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एल्वियोलाई हैं। तो एल्वियोलाई के अंदर हमारे पास मैक्रोफेजेस होते हैं, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्रोफेजेस होते हैं, ये मैक्रोफेजेस हमारे पास फेगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है, हेल्प इन फेगोसाइटोसिस विच इज़ प्रोसेस ऑफ ईटिंग, ठीक है। तो ये जो सीलिया हैं और ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये दोनों जो हैं परफॉर्म करते हैं डिफेंस मैकेनिज़्म, यानी बॉडी को मुख्तलिफ जर्म से, बैक्टीरिया, वायरस से डिफेंस ये किस तरह देते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो एक हमारे पास क्या हैं, एल्वियोलाई हैं, सारी सीलिया, एक है सिलियरी मैकेनिज़्म, और एक हमारे पास क्या है, मैक्रोफेजेस। सीलिया क्या काम करते हैं कि ये म्यूकस को ऊपर ले जाते हैं, फिर हम इसको क्या करते हैं, एक्सपेल करते हैं कफ के साथ, ठीक है। इसके अलावा मैक्रोफेजेस जो एल्वियोलाई के अंदर मौजूद होते हैं वो जो हैं, जो फॉरेन बॉडीज आते हैं वो उसको अंदर ले जाते हैं अपने अंदर और उसकी फेगोसाइटोसिस करते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म के दो मेन पॉइंट्स हैं, दो मेन जो हैं एजेंट्स हैं, यानी सीलियरी मैकेनिज्म विच इज़ बाय सीलिया, और दूसरा जो है मैक्रोफेजेस, ठीक है, जो फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या हैं, कुछ प्रॉब्लम हमारे पास आ सकते हैं जिसमें हमारे पास क्या होगा, म्यूकस कम होगा बॉडी के अंदर, रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर, और ये किन चीज़ों की वजह से जो हैं ये हमारे पास आ सकते हैं।
ये जो हमने दो मैकेनिज़्म डिस्कस की, इसके अलावा हमारे पास जो सीलिया हैं उसकी एक्टिविटी जो होती हैं कम हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि जो सीलिया जो जिसकी एक्टिविटी जब कम हो जाती है, सीलियरी एक्टिविटी मतलब सीलिया अपना काम परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। हमारे पास ऐसी डिजीज़ आ जाते हैं, ऐसे कंडीशन आ जाते हैं, पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसमें सीलिया अपना काम परफॉर्म नहीं कर सकता। सीलिया का नॉर्मल काम क्या है कि ये जो म्यूकस बनता है, म्यूकस ग्लैंड विच इज़ प्रेजेंट इन द रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल, तो वो हमारे पास क्या करते हैं, म्यूकस क्रिएट करते हैं और ये म्यूकस ऊपर जाता है बाय द हेल्प ऑफ एक्टिविटी ऑफ सीलिया। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कंडीशन है जिसमें सीलिया काम नहीं करता, ठीक है। जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है, कार्टाजीनर सिंड्रोम। कार्टाजीनर सिंड्रोम जो होता है, सीलिया का नॉर्मल फंक्शन क्या है? ये म्यूकस को रिस्पायरेटरी सिस्टम से नीचे से लेकर ऊपर तक ले जाते हैं, ठीक है, मूवमेंट में। हाँ, इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ म्यूकस अपवर्ड मूवमेंट। फिर हम जो है ना इसको एक्सपेल करते हैं, ठीक है। जो फ्लेगम होता है, स्पोटम जो होता है, इसको हम क्या करते हैं, बाहर ले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले कार्टाजेनर सिंड्रोम। कार्टाजेनर सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें सीलिया के अंदर जो डायनीन होता है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है, डायनीन डिफेक्ट। डायनीन इज अ प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट। डायनीन क्या है, एक हमारे पास प्रोटीन है। ये डायनीन क्या है, एक हमारे पास प्रोटीन है। अब जब इस डायनीन में, ये डायनीन हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है सीलिया के अंदर, प्रेजेंट इन सीलिया, ठीक है। तो जब तक ये डायनीन नॉर्मली काम कर रहा होता है तो क्या होता है, ये सीलिया भी काम कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास क्या होता है, जब भी हमारे पास डायनीन अपना काम छोड़ जाता है तो हमारे पास सीलिया भी काम करना छोड़ जाता है और इसको हम क्या कहते हैं, कार्टाजेनर सिंड्रोम। अब इस कार्टाजेनर सिंड्रोम की वजह से हमारे पास क्या क्या नुकसानात बॉडी के अंदर आ सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या हो सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं इनफर्टिलिटी, वी कैन से डिक्रीज फर्टिलिटी और वी कैन से इनफर्टिलिटी, सही है। अब एक बात नोट कीजिए, फर्टिलिटी को क्या नुकसान हो जाता है कार्टाजेनर सिंड्रोम की वजह से, फर्टिलिटी को क्या होता है, व्हाट हैपन टू द फर्टिलिटी। अब कार्टाजेनर सिंड्रोम में हमारे साथ बेसिकली क्या होता है, डायनीन प्रोटीन जो है उसका वो काम नहीं कर रहा, तो इसकी वजह से सीलिया काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब ये डायनीन प्रोटीन हमारे पास सीलिया में प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे पास सीलिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जब ये डायनीन काम नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है तो सीलिया भी काम नहीं करेगा, ठीक है। अब वो सीलिया हमारे पास फर्टिलिटी, सीलिया काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्टिलिटी को क्या नुकसान होगा, हमारे पास फर्टिलिटी मेल में भी आ सकती हैं और फीमेल में भी आ सकती हैं। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेल के अंदर, ठीक है। मेल के अंदर तो एक बात नोट कीजिए कि ये कार्टाजेनर सिंड्रोम जो होते हैं ये मेल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। वजह क्या है कि हमारे पास मेल के अंदर क्या होता है, स्पर्म होते हैं, ठीक है। मेल के अंदर स्पर्म होते हैं, ठीक है। स्पर्म का जो डायग्राम स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है। तो ये क्या है, सीलिया ऑफ द स्पर्म, सही है ना। ये हेड है, ये नेक है और ये सीलिया ऑफ द स्पर्म। तो मेल के अंदर हमारे पास फर्टिलिटी के हवाले से सिर्फ एक स्पर्म होता है, ठीक है। और जब भी हमारे पास कार्टाजेनर सिंड्रोम होता है, तो जब भी हमारे पास कार्टाजेनर सिंड्रोम होता है तो सीलिया इफेक्ट हो जाती हैं। तो स्पर्म, मेल का जो स्पर्म है वो काम नहीं कर रहा होगा, तो जो स्पर्म काम नहीं कर रहा होगा तो ये हमारे पास फीमेल के वेजाइना और फिर यूट्रस फिर फेलोपियन ट्यूब्यूल तक नहीं जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। ओवरी में तो जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन टू बर्थी पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। तो ये मेल के अंदर मुकम्मल तौर पर फर्टिलिटी
लॉस करने का इसकी वजह से लॉस करने का ख़तरा होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये काज इनफर्टिलिटी इन मेल के अंदर ये इनफर्टिलिटी काज कर देता है, ठीक है। अब हम मेल के अंदर ये इनफर्टिलिटी काज करते हैं, लेकिन अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर हमारे पास क्या होता है, फीमेल ये हमारे पास क्या है, ओरी हैं, ये क्या है हमारे पास फेलोपियन ट्यूब है, ये हमारे पास क्या है, यूट्रस हैं, ठीक है। अब फीमेल के अंदर हमारे पास ओरी जो हैं, यहाँ पर ओरी के अंदर हमारे पास क्या होता है, एग जो होते हैं वो आता है यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एग आ जाता है, ठीक है। तो ये एग हमारे पास जो ओरी से फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है, तो ये हमारे पास क्या होता है, दो मैकेनिज्म के तहत जाता है, ठीक है। एक है हमारे पास सीलिया, मूवमेंट ऑफ सीलिया की वजह, यहाँ पर क्या होते हैं, सीलिया मौजूद होते हैं, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये हाँ सीलिया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, तो ये क्या करते हैं, हमारे पास है को ओरी साइड से ले जाते हैं टुवर्ड यूट्रस साइड, यहाँ तक तकरीबन ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है 2/3 पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, एक मैकेनिज़्म जिसकी वजह से एग जाता है, ठीक है। दूसरा मैकेनिज़्म है फेलोपियन ट्यूब मस्कुलर कंट्रैक्शन, मसल ऑफ दी, जो हमारे पास फेलोपियन ट्यूब के जो मसल होते हैं वो भी कंट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करते हैं, कंट्रैक्शन एंड आल्सो रिलैक्सेशन, क्योंकि अगर हमारे पास सिर्फ कंट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन ना होगा फिर भी मुश्किल होगा, ठीक है। तो हमारे पास फीमेल के अंदर कार्टन जो होता है, एग जो होता है इस साइड से इस साइड पे दो मैकेनिज़्म की वजह से जाता है, ठीक है। एक मैकेनिज़्म क्या है, म्यूकल क्या है, सीलिया, और दूसरा जो है कंट्रैक्शन ऑफ द मसल। अब नोट कीजिए, अगर फीमेल के अंदर हमारे पास कार्टाजेनर सिंड्रोम आ जाए, सही है ना, अगर फीमेल के अंदर हमारे पास कार्टाजेनर सिंड्रोम आ जाए तो क्या इनमें से कौन सा फर्स्ट या सेकंड जो है मैकेनिज़्म डिस्टर्ब होगा, कौन सा मैकेनिज़्म डिस्टर्ब होगा, सीलिया काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक और चांस भी बचता है, ठीक है। हमारे पास चांस ये बचता है कि हमारे पास एक दूसरा जो मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से हम एक को आगे ले जा सकते हैं, वो क्या है, मस्कुलर कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो फीमेल के अंदर अगर हमारे पास कार्टाजेनर सिंड्रोम है तो अभी तक फीमेल क्या है, सेफ़ हैं, क्योंकि हमारे पास ये दूसरा मैकेनिज़्म काम करता है और एक को यहाँ तक ले जाता है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखने की इंतहाई ज़रूरत है, ठीक है, कि ये हमारे पास कार्टाजेनर सिंड्रोम क्या होता है, सबसे पहले कि इसमें सीलिया अफेक्टेड हो जाते हैं। सीलिया के अंदर कौन सा प्रोटीन, डाइनिन प्रोटीन, अब डाइनिन प्रोटीन सीलिया के अंदर मौजूद होके नुकसानदेह हो जाता है, ठीक है। कार्टाजेनर सिंड्रोम में सीलिया डिसफंक्शनल हो जाता है, बिल्कुल। अच्छा, तो अब हमारे पास मेल में इनफर्टिलिटी काज होती हाँ, है, और अगर फीमेल में इनफर्टिलिटी काज हो जाए तो वो सीलिया, एक मैकेनिज्म सीलिया है और दूसरा जो है कंट्रैक्शन ऑफ द मसल, ठीक है। हाँ, अब इसके अलावा हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये तो हो गई फर्टिलिटी की बात, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि डेक्स्ट्रोकार्डिया हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, डेक्स्ट्रोकार्डिया का मतलब क्या होता है, नॉर्मली हम कहते हैं कि हार्ट जो होता है वो लेफ़्ट साइड पे मौजूद है, थोड़ा बहुत कुछ राइट पे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द हार्ट का होता है लेफ़्ट साइड पे होता है। नॉर्मली हम समझते हैं कि दिल का ज़्यादातर हिस्सा लेफ़्ट साइड पे होता है, ठीक है। मुकम्मल तौर पर भी लेफ़्ट साइड पे नहीं होता, लेकिन होता लेफ़्ट साइड पे है। अब एक नोट कीजिए एक पॉइंट कि जब हमारे पास बच्चा डेवलप होता है ना, एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में क्या होता है कि जितनी भी तकरीबन ऑर्गन्स हैं एडल्ट एज में जिस साइड पे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल एज में वो इसके अपोजिट साइड पे होते हैं, ठीक है, सही है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो हार्ट होता है हम यहाँ पे कहेंगे कि लेफ़्ट साइड पे होता है, एनाटॉमिकली अगर हम देखें तो मुकम्मल तौर लेफ़्ट साइड पे नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि ये क्या है, लेफ़्ट साइड, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा हार्ट का लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है। ओके। तो जब हमारे पास क्या होता है, बॉडी डेवलप हो जाती है,
एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ क्या होता है, बॉडी के अंदर सीलिया होते हैं। सीलिया क्या काम करते हैं, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, बॉडी है, ठीक है। ये एक हमारे पास क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकली अनडेवलप्ड बेबी हैं, जिसके अंदर हमारे पास 8 डेवलप हो रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर ये हमारे पास पहले 8 इस साइड पे होगा, एडल्ट के अंदर ये हमारे पास क्या है, राइट साइड है, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड है। तो जब ये डेवलप हो रहे हैं तो ये हार्ट इस साइड पे होगा, क्योंकि मैंने कहा कि जितनी भी ऑर्गन तकरीबन हैं वो सारे क्या होते हैं, एडल्ट के अंदर जिस पोजीशन में मौजूद होते हैं वो इस लाइफ में, एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में इसके अपोजिट होते हैं, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर बॉडी के अंदर सीलिया होते हैं। सीलिया का काम क्या होता है कि ये अर्थ को वक्त के साथ साथ इधर ले आता है, बॉडी के अंदर डेवलपमेंट के साथ साथ राइट साइड से हार्ट जो होता है लेफ़्ट साइड पे जाता है, और जब हमारे पास हार्ट का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, सही है ना, तो हमारे पास हार्ट लेफ़्ट साइड पे मौजूद होता है, ओके, ठीक है। तो डेक्स्ट्रोकार्डिया का मतलब क्या होता है कि ऐसा एडल्ट पर्सन जिसमें, ऐसा बालिग बंदा जिसमें हार्ट राइट साइड पे मौजूद होता है लेफ़्ट साइड की बजाय, डेक्स्ट्रोकार्डिया। हाँ। तो ये किस वजह से हो सकते हैं कि इसके अंदर जो सीलिया हैं वो काम नहीं कर रहे, ठीक है ना। अब सीलिया अगर काम नहीं करे तो जाहिर सी बात है कि हार्ट राइट साइड पे रह जाएगा, लेफ़्ट साइड तक नहीं जाएगा। तो दिस इज़ अनदर डिफेक्ट, दिस अनदर दूसरा एक नुकसान है जो हमारे पास कार्टाजेनर सिंड्रोम की वजह से होते हैं, वो क्या है, डेक्स्ट्रोकार्डिया, ठीक है, या इसको हम साइटस इन्वर्सस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, ब्रोंकियोक्टेसिस भी हो जाते हैं। ब्रोंकियोक्टेसिस में क्या होता है हमारे पास कि ये जो एल्वियोलाई जो हमारे पास ब्लड जो ब्रोंकाई हो जाते हैं, जो रिस्पायरेटरी पाथवे हो जाते हैं वो एबनॉर्मली डैमेज हो जाते हैं और डायलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सिलियरिटी एक्टिविटी डिक्रीज। इसके अलावा हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसे कंडीशन जिसमें हमारे पास म्यूकस सीक्रेट कम हो जाते हैं, डिक्रीज म्यूकस सेक्रेशन। ऐसे कौन से हालात हैं जिसमें हमारे पास म्यूकस के अंदर डिफेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास क्या है, सिस्टिक फिब्रोसिस, सिस्टिक फिब्रोसिस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम सिंपल करेंगे कि यहाँ पर कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारे पास म्यूकस थिक हो जाते हैं। क्या हो जाता है, थिक म्यूकस, ठीक है। म्यूकस नॉर्मली जो हमारे पास म्यूकस होते हैं वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और इस म्यूकस को लिक्विड फॉर्म में रखने में जो जीन रोल अदा करता है उसका नाम है CFTR जीन, CFTR जीन, ठीक है। ये क्या करता है, कीप सिस्टिक फिब्रोटिक ट्रांसपोर्टर जीन, CFTR जीन ये क्या कहते हैं, कीप म्यूकस थिन, ठीक है ना। तीन। अब यहाँ पर एक ये जो जीन हमने डिस्कस किया, क्या करता है, म्यूकस को तीन रखता है, ठीक है। अब अगर हमारे पास इस जीन के अंदर प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो ये अपना किरदार अदा करने के काबिल नहीं रहेगा और ये म्यूकस तीन नहीं रहेगा, ठीक है। तो म्यूकस थिक हो जाता है और इस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, सिस्टिक फिब्रोसिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे साथ सिस्टिक डिक्रीज म्यूकस सिक्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास सिस्टिक फिब्रोसिस होता है। सिस्टिक फिब्रोसिस का मतलब है थिक म्यूकस। तो अगर CFTR जीन अगर हमारे साथ डिसफंक्शनल होगा तभी हमारे साथ सिस्टिक तो ये म्यूकस अपने आप को तीन नहीं रखेगा, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास ये थिक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरा और जो कुछ कंसेप्ट्स रहते हैं वो हमारे पास ये हैं कि हमारे पास
लंग है। ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक लंग है। ठीक है, ये लंग का अपर पार्ट है जिसको हम बोलते हैं एपेक्स। एपेक्स। ये दरमियाना हिस्सा है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिडल। और ये जो हमारे पास है नीचे वाला हिस्सा है जिसको हम क्या कहते हैं, बेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ बातें डिस्कस करने जाएंगे कि हमारे पास जो वेंटिलेशन होता है, वेंटिलेशन का मतलब है ऑक्सीजन का आना, हवा का आना, वो बेस के अंदर ज़्यादा होगा, ज़्यादातर हवा बेस के अंदर आएगा। ठीक है, ये वजह है कि ग्रेविटी भी हो सकती है यहाँ पर, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो परफ्यूजन होगा वो भी बेस के अंदर ज़्यादा होगा। ये बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है कि जो दोनों हमारे पास दोनों आते हैं, वेंटिलेशन और परफ्यूजन, ये दोनों बेस के अंदर ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि रेशो जो है वो क्या होगा। अगर हम वेंटिलेशन और परफ्यूजन का रेशो ले ले तो हो क्या होगा, इसमें हमारे पास सोचने की ज़रूरत है। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो जो होता है वो क्या होगा, इट इज़ अ मैक्सिमम एट एपेक्स। एपेक्स के अंदर ज़्यादा होगा, इट इज़ अ मैक्सिमम एट एपेक्स। नॉर्मल रेशो 0.8 है। हाँ, तो नॉर्मली जो होता है हमारे पास क्या होते हैं, नॉर्मली ये जो है रेशो है, नॉर्मल वैल्यू 0.8 होगा। ठीक है, ये 1 से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो एपेक्स के अंदर ये इतना होगा, नॉर्मल 0.8। सही है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो मैक्सिमम एपेक्स के अंदर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम एपेक्स की बात करें, एपेक्स ये हमारे पास क्या है, बेस है। ये क्या है हमारे पास, मिडल। मिडल। तो यहाँ पर परफ्यूजन होता है, यहाँ पर भी वेंटिलेशन होता है, लेकिन यहाँ पर जो परफ्यूजन होता है वो वेंटिलेशन के मुकाबले में कम है। सबसे ज़्यादा वेंटिलेशन यहाँ पे होता है एज़ कम्पेयर टू विद रिस्पेक्ट टू परफ्यूजन। नॉर्मली हम बोलते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दोनों ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रेशो हैं वो एपेक्स के अंदर ज़्यादा हैं। तो इस बात पे सोचने की कोशिश कीजिए, सोचिए इस बात पे कि इसका मतलब असल में क्या है। ठीक है, ये रेशो है, रेशो और सिंपल वैल्यू में फ़र्क आ जाता है। फिर अब अगर हम नॉर्मली हिस्टोलॉजी को स्टडी करें, अब यहाँ पर हम हिस्टोलॉजी स्टडी करते हैं कि रिस्पायरेटरी वाल्स जो होते हैं, रिस्पायरेटरी जो एयरवेज होते हैं उसमें क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, ये सेल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास जो सेल्स हैं, ये सेल्स जो होते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, और इस सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम के ऊपर हमारे पास क्या होंगे, सीलिया होंगे। ठीक है ना, ये क्या है, सीलिया हैं। इसके नीचे हमारे पास सेल हैं जो सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम हैं। इसके नीचे हमारे पास क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। फिर इसके नीचे हमारे पास वेन्स होंगे, वेन्यूल्स, छोटे छोटे वेन्स होंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, वेन्यूल्स। ये वेन्यूल्स क्या रोल अदा करते हैं, ये वेन्यूल का जो रोल ये है कि ये हमारे पास यहाँ पे जो आवाज़ आती है ये क्या है, ल्यूमेनहाफो रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये उस साइड का जो है ये इस तरह है, ईयरवे हैं। तो ये अंदर हैं, ल्यूमन है ये वाला। ये क्या हमारे पास, वेन्यूल हैं, छोटे छोटे वेन हैं। इन वेन्यूल का रोल ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे जो हवा जाती हैं ये हवा को गर्म रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या हैं, मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स। क्या हैं, स्मूथ मसल हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, स्मूथ मसल हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, म्यूकस ग्लैंड्स हैं। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, कार्टिलेज आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कार्टिलेज हमारे पास आ जाते हैं। क्या हो गया, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सीलिया हैं जो ग्रीन हैं। इसके अलावा जो इसके बाद जो हमारे पास एपिथेलियम रिस्पायरेटरी सिस्टम का। इसके बाद हमारे पास क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके बाद वेन्यूल। इसके बाद स्मूथ मसल। और ये हमारे पास क्या है, म्यूकस ग्लैंड। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, कार्टिलेज।
ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास विनिवन का किरदार हमने बयान किया कि ये क्या करते हैं, एयरवे को गर्म रखते हैं, ठीक है, गर्म रखते हैं। इसके अलावा हमारे पास मसल क्या करते हैं, स्मूथ मसल का किरदार है कि ये कंट्रैक्शन में रोल अदा करता है, ठीक है। सीलिया का भी हमने पढ़ा है, सही है। और इसके बाद हमारे पास कार्टिलेज है। अब यहाँ पर मुख्तलिफ कंसेप्ट आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। एक बात यह है कि हमारे पास जो स्मॉल एयरवेज होते हैं उनमें कार्टिलेज नहीं होता, ठीक है। लार्ज एयरवे ब्रोंकाई कार्ट और ट्रीकिया जो हैं ये क्या है, हमारे पास लार्ज एयरवे हैं, उनमें कार्टिलेज होगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो स्मॉल एयरवे होते हैं, जो रिस्पायरेटरी ब्रोंकियल होते हैं, जो हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकियल, उनमें क्या होगा, कार्टिलेज नहीं होगा। इसके अलावा इनके अंदर हमारे पास जो म्यूकस ग्लैंड जो होते हैं वो भी, उनकी तादाद भी कम होगी, ठीक है। जो हमारे पास स्मॉल एयरवेज होते हैं उनके अंदर म्यूकस ग्लैंड की तादाद भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये हो गया हिस्टोलॉजी ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसके अलावा हमारे पास अब ये हमारे पास आखिरी ब्रोंकियोल है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल। ये हमारे पास क्या है, एल्वियोलाई हैं, एल्वियोलाई रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल प्लस एल्वियोलाई इज कॉल्ड व्हाट वी कैन से एसिनस। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिनस। रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल और एल्वियोलाई को इकट्ठे हम क्या बोलते हैं, एसिनस। तो एसिनस जो होता है ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का क्या है, फंक्शनल यूनिट है। एसिनस क्या है हमारे पास, इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। यहाँ पे एल्वियोलाई के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, पोर ऑफ कोहन। एल्वियोलाई के जो सेक्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास पोर्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोर्स ऑफ कोहन्स। ये बात नोट कीजिए, ठीक है। तो पोर्स ऑफ कोहन्स क्या हैं, ये एल्वियोलाई के जो एपिथेलियम होते हैं उनके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, पोर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या हैं, हमारे पास सेल्स जो होते हैं हमारे पास दो किस्म के होते हैं एल्वियोलाई के अंदर हमारे पास, जिनको हम क्या बोलते हैं, नीमोसाइट्स। नीमोसाइट्स हमारे पास क्या होते हैं, टाइप 1 होते हैं, और एक जो है हमारे पास क्या है, टाइप 2 होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, इंक्रीज सरफेस एरिया। इसका क्या रोल है कि एल्वियोलाई के अंदर हमारे पास सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। फिर इसका फ़ायदा क्या है कि ये हमारे पास क्या करते हैं, ऑक्सीजन का मोनोऑक्साइड डिफ्यूजन में रोल अदा करते हैं, ठीक है। तो जो टाइप 1 नीमोसाइट्स होते हैं उनका रोल क्या है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं और ये एल्वियोलाई के सरफेस पे मौजूद होते हैं। अब टाइप 2 जो हमारे पास नीमोसाइट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं कि लार्ज नंबर उनका क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू टाइप 1 नीमोसाइट। जो टाइप 2 नीमोसाइट है उनकी तादाद जो है हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा जो मेन रोल अदा करते हैं ये क्या है, हमारे पास सीक्रेट सरफेक्टेंट्स जो होते हैं ये सीक्रेट करते हैं, ठीक है, ये सीक्रेट करते हैं सरफेक्टेंट्स को, और सरफेक्टेंट्स क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं सरफेस टेंशन को, ठीक है। तो ये नीमोसाइट टाइप 2 होते हैं जो हमारे पास सरफेक्टेंट्स को सीक्रेट करते हैं, और फिर क्या करते हैं, सरफेक्टेंस को डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास एल्वियोलाई को किसी भी जगह डैमेज हो जाए, ठीक है, तो इस डैमेज को रिकवर करने के लिए हमारे पास जो सेल्स हैं वो क्या हैं, हमारे पास नीमोसाइट होते हैं, ठीक है। सो हम कह सकते हैं रिकवर एल्वियोलर डैमेज, सही है। तो हमारे पास जब भी एल्वियोलाई को नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान को वापस लाने के लिए, एल्वियोलाई को ठीक करने के लिए हमारे पास क्या है, नीमोसाइट टाइप 2 होते हैं। तो ये रहा हमारे पास रिस्पायरेटरी पैथोलॉजी के जो हैं, ये हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको जहन में रखनी चाहिए। इंशाल्लाह बाद में हम अलग अलग से मुख्तलिफ़ डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह हम आपको बहुत कुछ सिखाएँगे। अस्सलाम वालेकुम।